नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन के क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया। तो दोस्तों हम लोग ओजोन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि ओजोन क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर स्थित है और ये लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे जीवों को बहुत कम हानियां होती हैं। और इस क्षरण का सबसे पहले जो पता लगाने वाले थे जोसेफ फायरमैन, और इन्होंने कब पता लगाया? इन्होंने 1985 में इस लेयर का पता लगाया और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों अपक्षय प्रक्रिया एक जियोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा इन्वायरमेंट की जब कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे तब हम इसको बारे में समझाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे अवसाद क्या है। तो दोस्तों हम लोग जब देखते हैं कि कोई नदी ऐसे करके बहती है तो ये अपने साथ बहुत मात्रा में मिट्टी लेके आती है और ये मिट्टी जो है आसपास मुहाने पे क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो इस तरीके का जो अवसाद बनता है या क्षेत्र है, ये एक तरीके का डेल्टा भी बनता है और यही क्या कहलाता है? अवसाद कहते हैं। दूसरा है, जैसे किसी झील में जब कोई नदी आके गिरती है तो जो नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है तो जो लेयर झील की तली में बैठ जाती है वही क्या कहलाती है? अवसाद कहलाती है। तो दोस्तों ये विश्व की दो सर्वाधिक अवसाद वाली नदियों में पहली नदी है येलो नदी जो कि चीन में है और दूसरी भारत है, और भारत में कौन सी है? गंगा नदी। दोस्तों इसके बारे में हम भारत के बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ लोग कोसी नदी को बताएंगे, लेकिन कोसी भी जो जितना भी अपना मलबा बहा के लाती है वो गंगा में ही क्या कर देती है? ड्रॉप कर देती है, यानी छोड़ देती है। तो इस तरीके से भारत में सबसे ज़्यादा अवसाद लाने वाली नदी कौन सी है? गंगा है, और चाइना में येलो नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र किस नदी की किनारे स्थित है या किस नदी के मुहाने पे है या कहाँ पर है। तो दोस्तों अगर हम उत्तर देखते हैं तो ये नील नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और यदि ये पूछा जाए कि अपवाह की दृष्टि से अर्थात नदी का सबसे फैलाव किसका है, तो वो है अमेज़न नदी। कौन सी नदी है? अमेज़न नदी। लेकिन यदि लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगी, क्योंकि अमेज़न जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र यानी फैलाव बहुत ज़्यादा है और नील नदी एक बड़ा उर्वरक भूमि का निर्माण करती है और ये एक तरीके से मिस्र के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए कहा जाता है मिस्र किस नदी की देन है, तो मिस्र जो है नील नदी की देन है। ये एक तरीके से सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1982 में। दोस्तों ऊर्जा के अगर हम स्रोत देखें तो दो हैं, एक गैर परंपरागत और एक परंपरागत स्रोत। तो इनमें गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है कब स्थापित हुआ है? 1982 में। तो
ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि कौन कौन से स्रोतों को हम गैर परंपरागत कहते हैं और कौन कौन से परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वनों के काटने का क्या परिणाम होता है। वनों को अर्थात जंगलों को काटने का क्या परिणाम होता है। अर्थात जब दोस्तों पेड़ बड़ी मात्रा में कट जाते हैं तो मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी का कटाव बहुत अधिक होता है। क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, और जैसे ही पेड़ कट जाता है और कटने के बाद ये मिट्टी जो है जड़ों से मुक्त हो जाती है और पानी के बहाव में मिट्टी कटने लगती है, और इसी की मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक भौतिक वातावरण के तत्व का नाम बताइए। तो इसमें खनिज है जिसके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्टिव में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ ने 2002 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है वो सतत डेवलपमेंट को है, यानी सतत विकास को। अब सबसे पहले हम समझेंगे सतत विकास क्या है। तो दोस्तों सतत विकास वो विकास है जिसके डेवलपमेंट स्थायी बना रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत सारे उद्योग स्थापित कर दिया और इससे बड़ी मात्रा में क्या हुआ, प्रदूषण फैल गया, और प्रदूषण जो लोगों के फेफड़ों को ख़राब कर देता है। तो ये एक सतत डेवलपमेंट नहीं हुआ। सतत डेवलपमेंट उससे कहते हैं कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे हानियाँ बिल्कुल ना हो, उसी को क्या कहा जाता है, सतत डेवलपमेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के रक्षा कवच क्यों है। तो ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन गैस क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर स्थित है इसी को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर है ये ओजोन लेयर है। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उसको ये ओजोन लेयर रोक देती है, और जिसके कारण ये जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान होने से बच जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तीसरा व्यक्ति अपने जीवन काल में त्वचा स्किन से यानी त्वचा कैंसर से प्रभावित होता है। तो वो त्वचा कैंसर क्यों प्रभावित होता है, क्योंकि ओजोन लेयर के गैस के हल्की के कारण इस एरिया में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है और अल्ट्रावायलेट किरणें भी वहाँ पर पहुँचती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में CO2 की मात्रा प्रतिशत बताइएगा। दोस्तों CO2 अब आपको पता है ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जिसमें से नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये है 0.0379%, या इसी को 0.03% के रूप में भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसको हम इकोलॉजिकल में हम विस्तार से समझाएंगे और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वातावरण
और जीव समुदाय का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो वातावरण और जीवों का जो अध्ययन है वो इकोलॉजिकल के अंतर्गत किया जाता है, जो कि हम डिस्क्रिप्टिव में विस्तार से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंध्रों के खुलने से क्या संबंध है? तो प्रकाश में ही रंध्र खुलते हैं। दोस्तों रंध्र क्या है, सबसे पहले हम ये देखें तो जैसे कोई पत्ती है, पत्ती इस तरीके से पत्ती में बारीक बारीक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों से जो है पेड़ों की जड़ों से जो पानी आता है डंठल से, और डंठल से पत्ती की इन लेयरों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है, और इन्हीं में जो छिद्र होते हैं वो पानी बाहर निकल जाता है। तो प्रकाश में जब पड़ता है तो पौधों की पत्तियों से रंध्र खुल जाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात बाहर निकल जाता है। दोस्तों हम समझते हैं कि रात के समय में ये रंध्र प्रकाश के अभाव में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी प्रकाश का निकलना, प्रकाश यानी वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का निकलना बाहर बंद हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश किस विटामिन का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों मोस्टली प्रकाश डी विटामिन का निर्माण करता है, क्योंकि शरीर की त्वचा में जो तत्व उपस्थित होता है वो क्या करता है? डी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हाल ही के शोधों में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रकाश से जो है विटामिन ए का भी प्राप्त होता है। तो मोस्टली तो डी है, लेकिन ए भी जो है इसको माना जाता है। तो जब अलग अलग ऑप्शन हो तो डी देना आवश्यक हो जाता है, जब दोनों जॉइंट दिया हो तो ए और डी दोनों होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कितने ताप पर एंजाइम क्रियाशील होता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, एंजाइम मानव के शरीर में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, तत्व होते हैं, और ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस में सबसे अधिक क्रियाशील रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये क्लास कैसे लगे? यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।